चलिए मैं आपको इस ज़िंदगी की और इस पूरी दुनिया की कुछ हकीकतें बताता हूँ और फिर मैं आपको एक बहुत कीमती सा एंशिएंट ट्रूथ बताऊँगा। तो शुरुआत करता हूँ एक सवाल के साथ कि आप कौन हैं। आपके अंदर हमेशा एक आवाज़ चलती रहती होगी। वो आवाज़ कभी कहती होगी कि चलो यार ऐसा कर देते हैं, चलो वैसा कर देते हैं। वो आवाज़ कभी आपको आपके इतिहास में लेके जाती होगी कि ऐसा ऐसा हुआ था तो ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए था। वो आवाज़ कभी आपको आपके भविष्य में लेके जाती होगी कि अगर ऐसा ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा। वो आवाज़ वो चलती रहती है पूरे टाइम आपके अंदर। वो आवाज़ अभी भी आपके अंदर चल रही होगी और यही सोच रही होगी कि ये बंदा क्या बोलने वाला है आगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आप क्या वो आवाज़ हैं? अगर ये बात मान ली जाए, ये बात सही मान ली जाए कि आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है वो आप हैं, तो अब सवाल उठता है कि इस आवाज़ को सुनने वाला कौन है? क्योंकि आवाज़ का मतलब तो यही हुआ कि कोई बोल रहा है और इस चीज़ को कोई सुन रहा है। तो अब ये सवाल उठता है कि आप ये आवाज़ हैं या आप इस आवाज़ को सुनने वाले हैं। अगर आप आवाज़ हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस आप ये आवाज़ नहीं, आप इस आवाज़ को सुनने वाले हैं, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक बाहर की आवाज़ को सुनते हुए बिता दी। इस आवाज़ ने आपसे जो करने को कहा आपने वैसा कर दिया। इस आवाज़ ने आपको जो समझाया आप वैसा समझ गए, आप वैसा करते रहे। आप अपनी ज़िंदगी कभी जी ही नहीं पाए। तो आप ये आवाज़ हैं या इस आवाज़ को सुनने वाले हैं? या आप हो सकता है कि आप ये आवाज़ भी नहीं हो, आप ये ऑब्जर्वर भी नहीं हो, आप कहीं कोई और हो। तो आप हो कहाँ पे? आप ये आवाज़ हो कि सुनने वाले हो कि आप कहीं और हो? कभी इस चीज़ को सोच के देखिएगा। आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है, कभी उस आवाज़ से बात करने की कोशिश करिएगा। तो ये तो बात थी मेंटल रियल्म के सेंस में। अब बात करते हैं इस फिजिकल रियल्म के सेंस में, यानी कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है, क्या ये शरीर हम हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए थे तो हम एक छोटा सा सेल थे। इतना छोटा सा सेल कि हम अपनी आंखों से उस सेल को देख भी नहीं सकते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस होता है, उतना छोटा सेल थे हम। और फिर हम जब इस दुनिया में आए तो हमने इसी दुनिया में मिलने वाली चीज़ों का यूज़ किया, इन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू किया, और तब हमें ये बॉडी मिलते चली गई, हमारी बॉडी बढ़ती चली गई, तब ये हम बन पाए हैं। और ये बॉडी हमें बस कुछ वक्त के लिए मिली है, उसके बाद ये बॉडी वापस से इसी दुनिया में मिल जानी है। तो हम कुछ नहीं से शुरू हुए थे, ये बॉडी तक आए हैं और हम वापस से कुछ नहीं में मिल जाएंगे। तो ये बॉडी जो है ये हम नहीं है। अब सवाल उठता है कि अच्छा, ये बॉडी हमें मिली है इस पूरी दुनिया से, ये दुनिया कैसे बनी है? तो अब इस चीज़ का जवाब ढूंढते हैं। तो आज से अरबों साल पहले एक ऐसा वक्त था कि ये हमारी अर्थ नहीं थी, ना ही ये चांद था, ना ही ये सूरज था, ना ही ये पूरी गैलेक्सीज थी, और ना ही ये यूनिवर्स था। उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, ना ही कोई जगह थी, ना ही कोई वक्त था, ना ही कोई चीज़ थी, ना ही कोई किसी भी चीज़ को देखने वाला, कोई कुछ था ही नहीं। बस एक एनर्जी थी। एनर्जी यानी कि जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। अब हुआ ये आज से अरबों साल पहले, जब कुछ भी नहीं था, फिर हुआ बिग बैंग। बिग बैंग यानी कि वो एनर्जी एक छोटे से पॉइंट में कन्वर्ट होना शुरू हुई मैटर में। मैटर यानी कि जिस चीज़ को आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो मैटर का एक छोटा सा पॉइंट बना और वो पॉइंट अचानक से बड़ा हुआ और इस तरीके से ये पूरा यूनिवर्स बना। अब जब ये पूरा यूनिवर्स बना तो इस यूनिवर्स में प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, और इन चीज़ों से बनी हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। अब इस पूरे यूनिवर्स में ये यूनिवर्स बना और बढ़ता जा रहा है, और इस यूनिवर्स के अंदर बनी हाइड्रोजन और हीलियम गैस, और इस यूनिवर्स के अंदर ही बनी स्पेस यानी कि जगह, और टाइम यानी कि वक्त, और इस यूनिवर्स के बाहर
ना कोई जगह है, ना कोई स्पेस है, ना कोई टाइम है। जो कुछ है इस यूनिवर्स के अंदर ही है। अब इस यूनिवर्स के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस बने और हाइड्रोजन और हीलियम गैस जगह जगह पे इकट्ठा होने लग गए और इसी तरीके से बने गैलेक्सीज। और इन गैलेक्सीज में भी जगह जगह पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस इकट्ठा होते चले गए और बने सितारे। तो इस तरीके से हमारे यूनिवर्स के अंदर करोड़ों अरबों गैलेक्सीज बन गए और हर गैलेक्सी के अंदर करोड़ों अरबों तारे बन गए। अब ये तारों की गर्मी में क्या होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलते रहते हैं और भी कई सारे एलिमेंट या चीज़ें बनते रहती हैं। और ये सितारे जब अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं तो ये सितारे टूटते हैं और जब सितारे टूटते हैं तो इनके अंदर की चीज़ें आसपास के स्पेस में फैल जाती हैं और ये जो चीज़ें आपस में फैल जाती हैं स्पेस में, ये चीज़ें जब इकट्ठा होती हैं तो फिर बनते हैं प्लैनेट्स। और उन प्लैनेट्स में जब सही कंडीशन और सिचुएशन होती हैं तब जाके किसी प्लैनेट में लाइफ स्टार्ट हो पाती है। तो अब आप ये चीज़ देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं था, फिर एक यूनिवर्स बना, उस यूनिवर्स से ही चीज़ें बनी, उन्हीं चीज़ों से अलग चीज़ें बनी, उन अलग चीज़ों से कुछ और बना, तब जाके लाइफ स्टार्ट हो पाई। तो देखा जाए तो जितनी भी लाइफ है इस पूरे यूनिवर्स में, ये सारी की सारी लाइफ उसी एनर्जी से आई है, उसी चीज़ से आई है। और ये सिलसिला चलता आ रहा है अरबों सालों से। गैलेक्सीज बनती हैं, गैलेक्सीज ख़त्म हो जाती हैं, नए प्लैनेट्स बनते हैं, पुराने प्लैनेट्स ख़त्म हो जाते हैं और ये अरबों सालों तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये जो यूनिवर्स हमारा अभी बन चुका है और बढ़ रहा है, ये अरबों सालों के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये यूनिवर्स वापस से छोटा होने लग जाएगा, ब्लैक होल्स बनने लग जाएंगे अलग अलग जगह और ये पूरा यूनिवर्स वापस से कोलैप्स कर जाएगा और फिर से ख़त्म हो जाएगा। फिर से ये नथिंग जो चीज़ है फिर से आ जाएगी कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कुछ भी नहीं से अचानक से बना, इतनी सारी चीज़ें हुई और फिर से कुछ नहीं में मिल गया। तो इसका साइकिल आप देख रहे हैं कि जितनी भी फिजिकल वर्ल्ड आपको नज़र आता है ये उस एनर्जी का फॉर्म है, जैसे कि उस एनर्जी ने ही अपने अलग अलग रूप लिए हैं। तो अब सवाल उठता है कि आप कौन हैं? तो आप एक आत्मा है, एक सोल। और आत्मा का क्या मतलब होता है कि वो जो एनर्जी है उस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा हैं आप। और वो एनर्जी जो है उसको हमने नाम दिया है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। यानी कि हो क्या रहा है, वो एनर्जी ने फॉर्म लिया है इस यूनिवर्स का और इस यूनिवर्स में जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, वो एनर्जी हमारे ज़रिए अपने आप को देख रही है, अपने आप को महसूस कर रही है कि खुशी क्या होती है, गम क्या होता है, खुशबू क्या होती है, टेस्ट क्या होता है, आर्ट क्या होती है, क्या क्या सोचा जा सकता है। हर चीज़ को वो एनर्जी महसूस कर रही है मेरे और आपके फॉर्म में। तो ये यूनिवर्स अपने आप को महसूस कर रहा है एक तरीके से। तो उस एनर्जी को हमने नाम दिया है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, यानी कि वो ताकत जो हर जगह है, पूरी दुनिया उस चीज़ से बनी है और वो चीज़ जो महसूस कर रही है अपने आप को। और इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को आप चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे आप गॉड कह लीजिए, चाहे आप उसे रब कह लीजिए, चाहे आप उसे खुदा कह लीजिए, चाहे आप उसे कुछ भी कह लीजिए, आप उसे परम ब्रह्मा कह लीजिए, ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सेम रहेगा। और हमारी आत्मा इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। बिल्कुल वैसे जैसे एक समंदर में से आप एक बूंद निकाल लो तो वो बूंद अलग है, वो समंदर अलग है। जैसे ही आप उस बूंद को वापस उस समंदर में डालोगे, वो समंदर वो बूंद बन जाएगा, वो बूंद वो समंदर बन जाएगी। तो हम एक आत्मा है बेसिकली, और हमें बस हम उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से निकले हैं, हमें ये बॉडी मिली है, ये जन्म मिला है और हमारे जैसे कर्म होंगे, हम अपने कर्मों के मुताबिक अलग अलग जन्म लेंगे। और एक खास चीज़, आप अपनी ज़िंदगी में ये कॉन्सेप्ट ज़रूर सुनोगे स्वर्ग और नर्क का। तो स्वर्ग के बारे में जितनी भी चीज़ें कही जाती हैं कि स्वर्ग यानी कि कौन सी जगह, तो स्वर्ग यानी कि ऐसी जगह जहाँ आप जो चाहो वो आपको मिलेगा। जैसे कि आपको अगर दूध पीने का मन करे तो आपको इतना दूध मिलेगा कि आप जैसे समझ लीजिए नदियाँ बह जाएंगी दूध की।
तो आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा, आप जो करना चाहोगे आप वो कर सकते हो, आप कुछ भी सोच सकते हो आपको मिल जाएगा। तो स्वर्ग जो कहा जाता है, इसी दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। वो जो चाहते हैं वो हो सकता है, जो मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा, इफ़रात में मिलेगा। और आपने नर्क के बारे में बहुत चीज़ें सुनी होंगी कि नर्क ऐसा होता है कि वहाँ ऐसा किया जाता होगा, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, गरम तेल में बिल्कुल उबाल दिया जाता है। जितनी भी चीज़ें आपने सुनी होंगी नर्क के बारे में, वो तमाम चीज़ें इसी दुनिया में चल रही हैं। तो जैसे जैसे आप अलग अलग जन्म लोगे, आप इसी दुनिया में स्वर्ग भी देख लोगे और इसी दुनिया में तमाम तरह के नर्क भी देख लोगे। भले ही आप चाहे किसी जानवर के रूप में आप नर्क देखो, चाहे किसी इंसान के रूप में नर्क देखो, नर्क और स्वर्ग आप इसी दुनिया में देख लोगे अपने अपने कर्म के मुताबिक। अब आपको कुछ और सच्चाइयाँ बताता हूँ। जब आप पैदा होंगे इस दुनिया में तो पहले आप छोटे से बच्चे होंगे, फिर आप बड़े होंगे, फिर आप बूढ़े होंगे। इस पूरे दौरान आपको कई सारी बीमारियां होंगी, आप अपने बहुत खास लोगों की मौत देखोगे। और सिर्फ अपने खास लोगों की मौत नहीं देखोगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप भी मरोगे, उतनी ही तकलीफ से आप भी गुजरोगे, आपकी भी मौत होगी। लेकिन वो एंड नहीं है, क्योंकि मौत के बाद एक नई दुनिया शुरू होगी, वो एक नई दुनिया की शुरुआत है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। और इसके अलावा आप जब जिंदा भी रहोगे तो पूरे टाइम ये होता रहेगा कि आप खुशियों के पीछे भागोगे। और खुशियाँ अलग अलग सेंस में, आप पैसे के पीछे भागोगे, आप ऐशो आराम के पीछे भागोगे, आप टेस्ट के पीछे भागोगे, आप अपने पैशन के पीछे भागोगे। कोई काम करने में आपको बहुत मज़ा आता है, आपको प्यार होगा, आप प्यार के पीछे भागोगे, आप दोस्ती के पीछे भागोगे, आप भागते रहोगे। और आपको जो भी चीज़ मिलेगी आपको थोड़ी देर के लिए खुशी देगी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद आपको आदत हो जाएगी और फिर आपकी खुशी चेंज हो जाएगी किसी अगली चीज़ में, कि अब आपको कुछ और चाहिए, कुछ और बड़ा चाहिए। तो इस तरीके से आप जिंदगी भर खुशियों के पीछे भागते रह जाओगे, आप कभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा आप ज़्यादातर टाइम या तो फिर अपने पास्ट के बारे में सोचते रहोगे या अपने फ्यूचर के बारे में। आप प्रेजेंट के टाइम पे जीना बहुत कम रहेगा आपका। और इसके अलावा आप अपनी ज़िंदगी में इमोशन से घिरे रहोगे, तमाम तरह के इमोशंस के साथ। चाहे आप एंग्जाइटी में रहोगे, किसी चीज़ की चिंता में रहोगे, किसी चीज़ के गम में रहोगे, या आपको गुस्सा आएगा तो आप गुस्से में जलते रहोगे, खुद ही जलते रहोगे। आपको गिल्ट होगा, शेम होगा, आपको ग्रीड होगा, लालच होगा, वो लालच आपको खाता रहेगा। इस तरीके से जो इमोशंस हैं, आपके अंदर के जो इमोशंस, ये आपको परेशान रखेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप प्रेजेंट में रहें, आप अपने पास्ट या आप अपने फ्यूचर में ना जिए, आप बहुत काम माइंडेड रहें, यानी कि शांत दिमाग से रहें, और बहुत ब्लिस्ड रहें, यानी कि आप खुश रहें, मज़े में रहें। इसके अलावा आपका एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट ये अच्छा रहे। एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट यानी कि अगर एक स्केल बनाया जाए 0 से लेकर 10 के बीच में, कि 0 का मतलब आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं और 10 का मतलब आप ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, मज़े में लाइफ चल रही है। तो कई लोग होते हैं उनका एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट बहुत कम होता है। जब ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है तो वो थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, लेकिन फिर से वापस आ जाते हैं और फिर से ज़िंदगी बस कट रही है, गुजर रही है। कुछ अच्छा हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं तो बस कट रही है। एवरेज हैप्पीनेस कोशेंट कई लोगों का बहुत अच्छा होता है, उनकी ज़िंदगी में उनको मज़ा आता रहता है, मज़े में गुजरता है। और कुछ अच्छा हुआ तो और अच्छी बात है, कुछ बुरा हुआ तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, लेकिन एवरेज हैप्पीनेस उनका अच्छा रहता है। वो कुछ भी करेंगे, मज़े में रहेंगे, ज़िंदगी सुकून में गुजरेगी। उनके थॉट्स, उनके इमोशंस उन पे हावी इतना नहीं होते, उनको इतना तकलीफ़ नहीं देते। और इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपको टॉक्सिक थॉट्स एंड इमोशंस ना आए, आपको मेंटल एलिमेंट्स ना हो, तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए और एक और बहुत ख़ास चीज़, अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं कि आप कौन हैं, ये आवाज़ हैं या आवाज़ को सुनने वाले हैं, तो इन सब तमाम चीज़ों के लिए आपको अपना स्पिरिचुअल रियाल्म ओपन करना पड़ेगा। हर इंसान के अंदर ये स्पिरिचुअल रियाल्म होता है, फिजिकल रियाल्म होता है, मेंटल रियाल्म होता है, स्पिरिचुअल रियाल्म होता है। अब सवाल उठता है कि ये स्पिरिचुअल रियाल्म ओपन कैसे किया जाए। तो स्पिरिचुअल रियाल्म का जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा खोलने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो यूनिवर्सल होना चाहिए।
जितने भी इंसान हैं सबके लिए ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जो है ये यूनिवर्सल तौर पे काम करता है। जैसे कि आप दुनिया में किसी भी देश या किसी भी धर्म, किसी भी जाति, आदमी हो या औरत हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, आप दुनिया में कोई भी आदमी ले लो, उसका ब्लड ग्रुप ए बी या ओ ही होगा। उसका डीएनए आप देखो तो उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो ये यूनिवर्सल चीज़ों से काम करता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ये जो स्पिरिचुअल रियल्म का जो दरवाज़ा है, जो चाबी है, ये भी यूनिवर्सल होनी चाहिए, हर इंसान के लिए वैलिड होनी चाहिए, और ये एक एब्सोल्यूट रियलिटी होनी चाहिए। ये इमेजिन्ड रियलिटी नहीं होनी चाहिए। जैसे दुनिया के जितने भी अलग अलग धर्म हैं, धर्म के सेंस में वो इमेजिन्ड रियलिटी कहे जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो चीज़ है नहीं, लेकिन इमेजिन्ड रियलिटी कही जाएगी, जबकि स्पिरिचुअल रियल्म का दरवाज़ा एब्सोल्यूट रियलिटी होना चाहिए। तो अब मैं आपको एक बहुत कीमती सा एंशिएंट ट्रूथ बताता हूँ कि स्पिरिचुअल रियल्म को खोलने का जो दरवाज़ा है वो गुजरता है कॉन्शियस ब्रीदिंग से और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग से। ब्रीदिंग आप किस तरीके से सांस लेते हैं, ये सांस ही एक्चुअली आपकी इस फिजिकल बॉडी को जोड़ती है आपकी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ। तो किस तरीके से आप सांस लेते हैं, यहाँ से रास्ता खुलता है इस स्पिरिचुअल रियल्म का। और दुनिया की जितनी एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उन तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में अलग अलग ऑकल्ट प्रैक्टिसेस रहीं, और जितनी भी स्पिरिचुअल टीचिंग्स रही हैं, उन तमाम चीज़ों का बेस ये ब्रीदिंग टेक्निक्स रही हैं, यानी कि आप सांस किस तरीके से लेते हैं। अब मैं आपको कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में बताता हूँ। शुरुआत करता हूँ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन के साथ। तो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में कई तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताई गई, कई सारे योगिक प्रैक्टिसेस बताई गई, और इन प्रैक्टिसेस को बताया बाबा भोलेनाथ ने। अब बाबा भोलेनाथ ने जितने भी ब्रीदिंग टेक्निक्स बताए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंसान का कॉन्शियसनेस इवॉल्व किया जा सकता है ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ। और इसके अलावा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कुंडलिनी का। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारी ये जो बॉडी है, हमारी ये बॉडी एक तरीके का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए काम करता है। ये जितनी नसें हैं, हमारी पूरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए काम करती है। तो अब जितनी भी नसें हैं हमारी बॉडी की, ये कई कई जगह पे एनर्जी सेंटर्स बनाती हैं, जिन एनर्जी सेंटर्स को बाबा भोलेनाथ ने नाम दिया है चक्र का। तो हमारे बॉडी में बेसिकली 7 चक्र होते हैं। तो अब भोलेनाथ कहते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति होती है, ये एक लाइफ फोर्स होती है, और ये होती है हमारे पहले चक्र में, जो हमारे कमर के निचले हिस्से का पहला जो मूलाधार चक्र होता है, वहाँ पे ये कुंडलिनी शक्ति लाए करती है। और जब आप इसके अलग अलग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होते हैं, जिनको बाबा भोलेनाथ ने नाम दिया है कुंभक, आप जब कुंभक और ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये एनर्जी एक्टिवेट होती है और ऊपर की तरफ बढ़ती है। और बढ़ती किस फॉर्म में है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें से 3 नसें गुजरती हैं। तो ये शक्ति जब एक्टिवेट होकर ऊपर आती है तो इन नसों के थ्रू ऊपर की तरफ आती है, और इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस है वो एनहांस होता है उस प्रैक्टिशनर का। और ये जो सर्पेंट फॉर्म में एनर्जी ऊपर की तरफ आती है, जब ये अलग अलग चक्रों से होती हुई गुजरती है और ये क्राउन चक्र जो है, सहस्रारा चक्र, यहाँ पहुँचती है, तो समझ लीजिए आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। आपका कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होता है तब तक कि आप टू बी वन विद डिविनिटी, आप उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे कहा जाता है हर हर महादेव, तो उसका मतलब क्या है, उसका यही मतलब है कि हर इंसान महादेव है, कि हर इंसान पहली बात तो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का ही फॉर्म है, चाहे उसकी बॉडी हो, उसका दिमाग हो, उसकी आत्मा, सब उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। और हर हर महादेव का ये भी मतलब है कि हर इंसान के अंदर महादेव हैं, हर इंसान के अंदर एक काबिलियत है कि वो अपनी कुंडलिनी शक्ति को एनर्जाइज करे, अपना कॉन्शियसनेस इवॉल्व करे और उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से दोबारा से मिल सके। तो ये तो बात हुई इंडियन सिविलाइजेशन की। अब हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में हुए गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ऐसे ही तमाम तरह के मेडिटेशंस किए
और उनको एनलाइटमेंट मिला। और एनलाइटमेंट मिलने के बाद गौतम बुद्ध की एक बहुत बड़ी ग्रेटनेस, एनलाइटमेंट मिलने के बाद उन्होंने ऐसे कई सारे इजी तरीके बताए और आम लोगों को बताए। पहले के टाइम में क्या था, ये जो प्रैक्टिसेस थे ये बहुत कम लोग प्रैक्टिस किया करते थे और बहुत कम लोगों को बताते थे। गौतम बुद्ध ने ये प्रैक्टिसेस आम लोगों को बताना शुरू किया और एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना शुरू किया इंसानियत की कॉन्शियसनेस इवॉल्व करने के लिए। तो उन्होंने बहुत इजी तरीके बताए। जो बाबा भोलेनाथ के तरीके हैं वो बहुत मुश्किल रहे, ये तरीके आम लोगों के लिए बहुत आसान रहे। तो बुद्धा जो थे उन्होंने इस तरीके से अपना कॉन्शियसनेस इवॉल्व किया, एनलाइटेंड हुए, और बुद्धा के चारों तरफ जैसे एक हेलो दिखाया जाता है। वो हेलो दिखाने का मतलब यही चीज़ होता है कि वो आदमी इतना कॉन्शियसली इवॉल्व्ड है कि वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है। और ये चीज़ भी आप नोटिस करिएगा, जितने देवी देवता हैं, जितने भगवानों को दिखाया जाता है, उनके पीछे एक हेलो लगाया जाता है। जितने भी एनलाइटेंड बीइंग होते हैं, उस हेलो का यही मतलब है कि वो इंसान उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर अब देखते हैं दुनिया की बाकी सिविलाइजेशंस में, जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उसमें भी यही सब बातें बताई गई हैं। उसमें कुंडलिनी शक्ति को ची एनर्जी कहा गया है। वो लोग ची एनर्जी को जागृत करते हैं। ऐसे ही तमाम तरह के फॉर्म्स, मेडिटेशंस और प्रैक्टिसेस चाइनीज सिविलाइजेशन में भी बताए गए हैं। चाइनीज सिविलाइजेशन के लोग पूजा करते हैं ड्रैगन सर्पेंट गॉड्स की, यानी कि ड्रैगन है लेकिन सांप के फॉर्म का ड्रैगन है जिसके पंख थे। और कहा जाता है कि उसने बताया ये सब तमाम प्रैक्टिसेस के बारे में। और ये चाइनीज सिविलाइजेशन के अलावा जो ग्रीक सिविलाइजेशन में एक देवता थे जिनका नाम था हर्मीज, इनके बारे में कहा जाता है ये उस परम पिता या उस परम ब्रह्मा के मैसेंजर थे। और उन्होंने भी यही सब तमाम चीज़ें बताई। और ये हर्मीज जो शाफ्ट लेकर चलते थे, ये वही शाफ्ट, वही सिंबल था कि जिस तरीके से वो एनर्जी ऊपर की तरफ आती है। रोमन सिविलाइजेशन में अगर आप जाएं तो रोमन सिविलाइजेशन में जो गॉड ऑफ मेडिसिन है उनका नाम था एस्कुलापियस। और इनके पास भी आप ऐसा ही शाफ्ट देख सकते हैं कि स्पाइरल फॉर्म में ये एनर्जी ऊपर जा रही है। और इन सिविलाइजेशंस के ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में भी ऐसे तमाम मेडिटेशंस वगैरह बताए गए। जो सुमेरियन डबल हेलिक्स गॉड हैं उनको भी आप इसी तरीके की चीज़ के साथ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एज़्टेक सिविलाइजेशन और मायन सिविलाइजेशन की बात करें तो वो भी ऐसे विंग्ड सर्पेंट गॉड्स की बात करते हैं, यानी कि सांप के फॉर्म में जो ड्रैगन थे जिनके पंख थे, ऐसे भगवानों की बात करते हैं जो आसमान से आए और उन्हें तमाम तरह का उन्होंने ज्ञान दिया। तो एज़्टेक और मायन सिविलाइजेशन में भी ऐसे ऑकल्ट प्रैक्टिसेस रहीं जो इसी तरीके की मेडिटेशंस और अलग अलग तरह की प्रैक्टिसेस बताते हैं कि आप उस डिविनिटी से जुड़ सके। और जितने भी डिवाइन बीइंग्स एज़्टेक और मायन सिविलाइजेशन में दिखाए गए, उन डिवाइन बीइंग्स के पास भी ऐसे सर्पेंट हुआ करते थे, ऐसे सांप। और जितने पिरामिड्स बने हैं एज़्टेक और मायन सिविलाइजेशन में और ऐसे मूर्तियां बनी हैं, उन मूर्तियों में आप इन सर्पेंट गॉड्स को देख सकते हैं। अब अगर इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे भी यही चीज़ों का जिक्र है, बस अलग अलग तरीके से। वहाँ पे भी अलग अलग मेडिटेशंस बताए गए हैं कि आप ओसाइरिस को कैसे अवेकन कर सकते हैं। ओसाइरिस एक बहुत बड़े देवता माने गए हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, और कहा गया है कि हर इंसान ओसाइरिस को एक्टिवेट कर सकता है, अवेकन कर सकता है अपने अंदर। और ये जो फोरहेड का जो चक्र होता है जिसको थर्ड आई कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन में, थर्ड आई चक्र या अग्ना चक्र, उस चीज़ को ये आई ऑफ होरस कहते हैं कि आई ऑफ होरस को आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी यही सब बातें बताई गई थी। और वहाँ पे जो फारोस थे वो खुद को ये दिखाने के लिए कि हमें भगवान ने भेजा है और हम उस डिविनिटी से कनेक्टेड हैं, वो फारो लोग सर्पेंट, सांप के फॉर्म में अपने मुकुट पहनते थे। तो वो मुकुट, सांप के फॉर्म का मुकुट, वो दिखाता था कि हम सीधा कनेक्टेड हैं उस यूनिवर्सल डिविनिटी के साथ। इसके अलावा बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और जो कबाला टीचिंग्स हैं, इनमें भी यही सब बातें बताई गई हैं। मरकाबा मेडिटेशंस बताए गए हैं, जो फ्लावर ऑफ लाइफ का जिक्र किया गया है, जो ट्री ऑफ लाइफ का जिक्र किया गया है। बस ये अलग अलग फॉर्म्स हैं वही बातें बताने के।
इसके अलावा बाइबल और भी ऐसे कई सारे रेफरेंसेस हैं जहां बेसिकली यही थीम आपको कई सारी सिविलाइजेशंस मिलती चली जाएगी। और इसी वजह से जो साइन ऑफ मेडिसिन है, डॉक्टर और डॉक्टरी का जो साइन है, अगर आप उसमें देखें तो बीच में एक शाफ्ट है और उसमें 2 सांप लिपटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ये हमारी नसें होती हैं स्पाइनल कॉर्ड की। अब मैं बचपन में ये चीज़ अक्सर सोचता था कि डॉक्टरी के साइन में सांप क्या कर रहे हैं, तो अब समझ में आता है। इसके अलावा आप देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आप साइन देखिए तो एक डंडे में सांप लटका हुआ है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आप साइन देख लीजिए, चाहे आप अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का साइन देख लीजिए, चाहे आप इजिप्शियन मेडिकल एसोसिएशन का साइन देख लीजिए, हर जगह आपको यही थीम मिलते रहेगी। तो यानी कि तमाम एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ये एंशिएंट ट्रूथ बताया गया है। तो अगर ब्रीदिंग टेक्निक्स की बात करी जाए तो कई सारी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसका नाम है विपश्यना। तो विपश्यना का मैं एक छोटा सा आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, और विपश्यना का प्रॉपर एक कोर्स होता है 10 दिन का, 15 दिन का, और आपको कभी भी लाइफ में टाइम मिले तो ये कोर्स ज़रूर करिएगा। 10-15 दिन का आपको टाइम देना है, सिंपल सा, और फिर आप ये प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे और फिर आप ज़िंदगी भर करते रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा एक्सरसाइज बता रहा हूँ। तो आपको करना ये है कि आप एक जगह पे बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाइए और आपकी बॉडी सांस लेती रहेगी और सांस छोड़ती भी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाना है कि सांस आ रही है और सांस जा रही है, बस आपको महसूस करना है बस। और अपना कॉन्शियसनेस अपने नाक के इतने एरिया के आसपास रखने की कोशिश करिएगा स्टार्टिंग में, कि सांस आ रही है जा रही है, बस ऑब्जर्व करिएगा कि किस तरीके से आपके नाक के थ्रू सांस अंदर गई और किस तरीके से बाहर आ रही है। ध्यान रखिएगा कि सांस आपकी किस नॉस्ट्रिल से ज़्यादा आ रही है, कभी इस नॉस्ट्रिल से सांस ज़्यादा आएगी, कभी इस वाली नॉस्ट्रिल से। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा आपकी जो सांस है वो गहरी चल रही है, बहुत हल्की चल रही है, तेज़ चल रही है, ये सब ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको अपनी सांस पे कॉन्शियसनेस इकट्ठा करना है। अब जब आप ये करेंगे कि अपनी सांस पे ध्यान देंगे तो होगा ये कि आपके अंदर की जो आवाज़ है वो थोड़ी देर में आपको कहीं और लेके चली जाएगी। आप कुछ और सोचने लग जाएंगे, कुछ और दिमाग में आने लग जाएगा, आपका ध्यान भटक जाएगा। परेशान नहीं होना है, आपको अपना ध्यान वापस से लाना है इस जगह पे, और यूं ही करते रहना है। तो स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे तो थोड़ी देर के लिए करिए, धीमे धीमे से जब आप ये चीज़ करते रहेंगे तो ये आदत आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। ये जो आपकी काबिलियत है कि आप कितनी देर तक अपनी सांस पे अपना ध्यान टिका सकते हैं, ये इम्प्रूव होगा। जैसे कि साइकिल चलाना होता है कि आप साइकिल चलाना जब शुरू करते हो तो पहली बार में साइकिल नहीं चलेगी। स्टार्टिंग के कई दिन ऐसे होंगे साइकिल नहीं चलेगी, गिरती रहेगी, इधर उधर जाती रहेगी। एक ऐसा टाइम आता है कि अचानक से कुछ ऐसा होता है कि आप साइकिल चलाने लग जाते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे होती है कि आपको स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा होगा, ध्यान आप ज़्यादा टाइम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, सांस आएगी जाएगी, आप फिर कुछ और सोचने लगोगे। तो बस आपको ध्यान वापस यहाँ लेकर आना है। और एक खास चीज़, जब आप ये कर रहे हो कि आप बस अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, तो इस कंसंट्रेशन के लिए कोई लफ्ज़ नहीं बोलना है या कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लफ्ज़ बोल के कंसंट्रेट करने लग गए या कोई विजुअलाइजेशन करके कंसंट्रेट करने लग गए तो आपका ध्यान उस लफ्ज़ से जुड़ जाएगा, उस विजुअलाइजेशन से जुड़ जाएगा, आप सांस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और आगे चल के ये चीज़ थोड़ा दिक्कत दे सकती है आपको कि आप सांस भटकने लगोगे, आप सिर्फ उस चीज़ के पीछे रह जाओगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस करना शुरू करिए, धीमे धीमे से आप इम्प्रूव होते जाएंगे इस चीज़ में। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका ये चैप्टर, क्लास 7th ज्योग्राफी चैप्टर 4। चलिए फिर, थैंक यू।